सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने सैटरडे को रिकॉर्ड किया था और जिसको हमने शायद संडे को अपलोड किया था आप लोगों के लिए। फिर एक दो हमें बच्चे लोगों से ये इन्फॉर्मेशन आया कि सर आप जो है वो बोर्ड पर लिख करके पढ़ाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब हमें ये बात महसूस हुआ कि हम जो लिख करके आप लोगों को वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, थोड़ी सी आपको असुविधा हो रही है और हमें लगा कि ऐसा वाजिब भी है, क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो कोई हमें सामने में बोर्ड पर पढ़ा रहा है और हम लिख रहे हैं देख करके। तो हमने भी सोचा कि इसी तरह से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी है और अगर हम उस तरह का वीडियो बना सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने काफ़ी प्रयास किया, डिफरेंट सोर्सेस से पता लगाया कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो काफ़ी गलतियां हुई, समय भी लग गए और कुछ चीज़ें जो हमने समझी हैं, गलतियां तो होती रहेंगी। तो आपके सामने ये वीडियो है जिसमें हम बोर्ड से आपको पढ़ाएंगे, तो आप इसे देखें और इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें हैं। तो हम लोग इसमें काफ़ी इम्प्रूव करेंगे समय के साथ, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। हम लोग अपनी क्लास अपने अनुसार जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही करेंगे, अपनी कंटिन्यूटी के साथ। लेकिन अब थोड़ा हम लोग फास्ट भी हो जाएंगे ताकि सिलेबस को अच्छे से पकड़ सकें। तो हमने लास्ट वीडियो में जो आपके लिए बनाया था उसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की थी, नाम था उसका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था आप लोगों को अर्थिंग, और उसमें बताया था कि जब कोई बॉडी जो चार्ज्ड है उसको अगर हम धरती से कनेक्ट कर देते हैं तो धरती से कनेक्ट हुआ बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जो भी धरती से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और पोटेंशियल जीरो करने के लिए धरती अगर उस बॉडी से सारा चार्ज खींचना पड़े तो खींच सकता है, अगर उसमें कुछ अपने से चार्ज देना पड़े तो चार्ज दे सकता है, या कुछ चार्ज ले करके कुछ उसको ऊपर छोड़ सके तो वो ऐसा भी कर सकता है, बशर्ते कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो ये है अर्थिंग की प्रक्रिया जो हम लोग इंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ख़ासकर आगे इलेक्ट्रिसिटी में भी उपयोग करेंगे। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जिसमें हमने आपको बताया था कि वैसे तो एक बॉडी कई तरीके से चार्ज हो सकते हैं, चार्ज होने के कई नियम हैं, कई प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना पड़े तो हम उसे 3 तरीक़ा से ही चार्ज करते हैं। एक है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जो रगड़ करके हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन, जिसमें हम आपस में तार कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा है चार्ज बाई इंडक्शन, जिसमें हम एक बॉडी चार्ज को, है ना, एक बॉडी के बगल में एक दूसरा कोई चार्ज को ला कर रख देते हैं और दूसरा साइड अर्थ करके हम उस बॉडी को चार्ज कर पाते हैं। ये था बाई इंडक्शन। तो हम लोग आज उसी चार्जिंग प्रक्रिया के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के आधार पर, और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम लेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, एंड देन वी विल डिस्कस चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो पहला हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। टू पीथ बॉल्स न्यूट्रल है, आर रब्ड टुगेदर। इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ देते हैं।
ड्यूरिंग रबिंग, अगर हम रगड़ने के दौरान, इफ 5 into 10 to the power 10 electrons transfer from one to another ball, एक बॉल से इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे बॉल में चला जाता है, तो पूछता है फाइंड देयर चार्जेस आफ्टर रबिंग। रबिंग के बाद उसके चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप बहुत आराम से बना सकते हैं, बशर्ते हम इसको समझ लें अगर अच्छे से कि घटनाएं क्या हो रही हैं, तो सवाल बनाना बड़ा सिंपल है। एक स्फीयर है, बॉल के रूप में हम ले लेते हैं, और ये दोनों शुरुआत में न्यूट्रल है, जैसा कि सवाल में जिक्र है। हम इसके नाम दे देते हैं ए और बी, और हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, ये हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। रब करने से सवाल के अनुसार ये दिया हुआ है कि इस बॉल से, मान लिया जाए इस बॉल से 5 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर के दूसरे बॉल में चले जाते हैं। तो अगर हम इसको एक सिंबल n से रिप्रेजेंट करें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उसमें चले गए, तो इतना ही अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए n इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बॉल में n इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इस बॉल में इतना ही इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, लेकिन जितना उसके पहले में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भरे पड़े थे उतना तो अभी भी रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स n अमाउंट में कम हो गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और इस बॉडी में जितने प्रोटॉन्स पहले थे अभी भी उतना ही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे उतना ही है, साथ में एडिशनल n अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स और इसमें समा गए, तब इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई और ये बॉडी अब हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। और तब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये दोनों बॉल को जब हम रगड़ करके हटा देंगे तो ये हो जाएगा चार्ज्ड, और इसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कितना चार्ज होगा, तो अगर हम चार्ज की बात करें तो n इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने से प्लस n, और n इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ोतरी होने से माइनस n, ये उसके अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे। इस बॉल में अगर हम A नाम दें तो QA, और इसमें हम QB चार्ज बोल सकते हैं। तो आप इसके चार्ज निकाल लें। चार्ज ऑन बॉल A, एक बॉल में चार्ज n गुना E, n का मान कितना लिखेंगे 5 into 10 to the power 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power -19। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 8 into 10 to the power -9 कूलम, ये कूलम में आएंगे, और इसका मान आप नैनो कूलम में भी बोल सकते हैं, 8 नैनो कूलम। तो ये मान A पर पॉजिटिव चार्ज के नेचर में आ गए, तो चार्ज ऑन A ये पॉजिटिव होगा, और चार्ज ऑन B पर जो चार्ज आप बोल सकते हैं -Ne, और Ne का कैलकुलेशन यही रहेगा Ne। तो याद रखिए, अगर n चार्ज एक से दूसरे में चले गए, या n इलेक्ट्रॉन्स हम एक बॉडी में दे दिए, या n इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से हम निकाल लिए,
तो पीछे जो चार्ज होगा उसका मान सिंपल होगा m इंटू ई। याद रखिएगा, आपको ये कई जगहों पर सवाल के रूप में मिलेगा और आप इसे बना सकते हैं। तो ये हो गया चार्ज ऑन ए। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जिसके आधार पर हम बॉडी को चार्ज करते हैं। अब हम एक अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। बहुत गौर से इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। टू conducting spheres of radii r1 and r2 and their charges Q1 and Q2 respectively दो स्फीयर हैं, दोनों के रेडियस अलग अलग है, R1 एक का R2, और दोनों के पास चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक स्फीयर में चार्ज Q1 और एक स्फीयर में चार्ज Q2। इन दोनों स्फीयर को are connected by a conducting wire। इस दोनों को हम एक तार से कनेक्ट कर देते हैं। जो तार आता है, कंडक्टिंग वायर माने कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिससे करंट फ्लो हो सके, उस तार से हम इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर देते हैं। प्रश्न पूछता है फाइंड देयर चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद उनके चार्जेस क्या होंगे ये निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। और आप यहाँ एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि तार से जब हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे चार्ज के फ्लो होते हैं। एक प्रिंसिपल यहाँ पर एक फॉर्मूला के तौर पर आप याद रखिएगा, जो हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई कंडक्टर है स्फीयर के रूप में और इसका रेडियस अगर कुछ r है और इसके पास अगर चार्ज है Q, तो इस कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R। KQ डिवाइडेड बाई R, ये इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। और ये जो चार्ज Q है, इसको जब हम इस फॉर्मूला में उपयोग करेंगे तो हम साइन के साथ करेंगे। जैसे अगर ये प्लस है तो यहाँ पर चार्ज प्लस होगा, और ये अगर माइनस है तो यहाँ पर चार्ज माइनस होगा। तो ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब आइए सवाल में। सवाल में कहता है कि एक ये स्फीयर है, इसका रेडियस है R1 और इसके पास चार्ज है Q1। एक दूसरा स्फीयर इसी तरह का है, इसका रेडियस है R2 और इसका चार्ज है Q2। अभी हम किसी तरह से इसको कनेक्ट नहीं किए हैं। बिफोर कनेक्शन, ये बिफोर की अवस्था है। हम इन दोनों को एक तार से कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ इस तरह से हम इसको एक तार से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? तो कनेक्ट करने के बाद हमने आपको सिखाया था कि अगर दो बॉडीज़ जिसके पोटेंशियल्स डिफरेंट हों, वैसे दो बॉडी को अगर हम एक तार से कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से, या उनको अगर हम टच करा दें एक दूसरे से,
तो एक बॉडी से चार्ज का फ्लो दूसरे बॉडी में होता है और ये फ्लो तब तलक होता है जब तलक कि इसके पोटेंशियल समान ना हो जाए, और जब इसके पोटेंशियल समान हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे। मान लिया जाए कि ये तार से हमने इसको कनेक्ट किया, कनेक्शन के बाद भी इसका तो रेडियस वही रहेगा जो था, जो रेडियस इसमें पहले R1 था, इसमें R2 था, तो वही रहेगा। हमें नहीं पता इस केस में चार्ज के फ्लो होंगे भी कि नहीं होंगे, पता नहीं। कनेक्शन के बाद मान लिया जाए कि जब हम इनको अलग किए, इन दोनों को जब हम अलग किए तो अलग होने के बाद भी इसके रेडियस वही रहेंगे, और चूंकि हमें नहीं पता कि चार्ज का फ्लो होगा नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा, और होने के बाद फाइनली कितना चार्ज उसमें बचेगा, तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज हुआ Q1 डैश और इसके पास चार्ज हुआ Q2 डैश। दिस इज़ आफ्टर कनेक्शन, ये कनेक्शन के बाद है। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को कैसे उपयोग करते हैं इस बात को समझिए। बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इनिशियल और टोटल चार्ज फाइनल आपस में बराबर होगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल चार्ज इनिशियल क्या है, तो इनिशियल है Q1 प्लस Q2, और फाइनल कितना है, तो फाइनल है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये रहा एक इक्वेशन। आपके पास जो अननोन है, जो चीज़ निकालनी है, वह है Q1 डैश और एक है Q2 डैश। ये टारगेट याद रखिएगा। इसके बाद एक दूसरा जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो ये कि आफ्टर कनेक्शन के बाद देयर पोटेंशियल्स विल बिकम सेम। कनेक्शन के बाद उनके जो पोटेंशियल हैं वो सेम हो जाएंगे। ये हमने आपको बताया था, जब हम दो डिफरेंट पोटेंशियल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक बॉडी से चार्ज का फ्लो दूसरे में होता है, और ये फ्लो तब तलक होता है जब तलक कि उसके पोटेंशियल समान ना हो जाए। तो हम ये प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसके पोटेंशियल कनेक्शन के बाद आफ्टर की बात हो रही है, तो इसके पोटेंशियल क्या बोलेंगे, तो इसके बोलेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1, और इसका इसी तरह से K Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2। K और ये K कट जाएंगे और बचेगा इसके पास Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2। तो ये है दूसरा इक्वेशन। चूँकि हम लोगों के पास दो अननोन है, तो उसको निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए थे, तो वो दो इक्वेशंस आपके पास अब अवेलेबल हो गए हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ऑन सॉल्विंग 1 और 2, आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको Q1 डैश और Q2 डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो देखिए Q1 डैश अगर हम निकालना चाहते हैं तो Q2 का मान यहाँ जो है Q2 डैश का मान लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू Q1 डैश। तो यहाँ पर रख दीजिए Q2 की जगह, डैश की जगह R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू Q1 डैश। Q1 डैश कॉमन हो जाएगा, नीचे में R1 है तो R1 इधर चला जाएगा और हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एलसीएम लेने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली Q2 डैश का मान आप यहाँ से बता सकते हैं Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2। आप इस दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको इसका मान पता चल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या हो ऐसा जब इन दोनों के रेडियस समान होते, तब उस केस में क्या होता, तो हम यहीं पर एक बात को नोट कर देते हैं कि अगर R1 और R2 अगर इक्वल हों तो यहाँ पर आप R1 R2 को बराबर कर दीजिए, तो यहाँ 2R हो जाएगा, R कट जाएगा, नीचे में 2 बचेगा, और यहाँ भी 2R हो जाएगा, R से कट जाएगा, नीचे में 2 बचेगा। तब उस केस में Q1 डैश और Q2 डैश इनके मान Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होंगे। सो दिस वुड बी दी रिलेशन। ये आपके रिलेशन है। ठीक है। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये दो स्फीयर्स में एक अगर चार्ज पॉजिटिव होता और एक दूसरा नेगेटिव होता, तब क्या करते? तो जो चार्ज के नेचर होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, एग्जैक्टली आप यहाँ पर उनके मान को ला करके रख दीजिए। अगर प्लस है तो प्लस में, अगर माइनस है तो माइनस में। आफ्टर कनेक्शन उनके चार्जेज आपको निकल जाएंगे। और अगर हमसे बोलता कि एक ये स्फीयर में चार्ज है, पहला स्फीयर में चार्ज है, परंतु दूसरा स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है, दूसरा स्फीयर में चार्ज नहीं है, तो अब हम यहाँ पर इसी बात को नोट में लेते हैं। इसको अगर हम पहला पॉइंट दे देते हैं नोट का, और इसका दूसरा पॉइंट कि अगर Q2 0 होता, Q2 अगर 0 होता, ये अगर चार्ज, ये जो बॉडी है, ये जो स्फीयर है, अगर ये न्यूट्रल होता, तब क्या कहते? तो कनेक्शन होने के बाद ये वाला जो चार्जेस हैं इनके मान आ जाते Q1 डैश इज इक्वल टू, Q2 का मान 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे Q1 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और Q2 डैश का मान हो जाता Q1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इनके चार्ज हो जाते हैं। मतलब कहने का कि अगर ये स्फीयर एक इसके पास चार्ज है जिसका रेडियस है R1, और ये स्फीयर न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज़ न्यूट्रल, और इसका रेडियस है R2, इट इज़ न्यूट्रल। और अगर हम इन दो बॉडी को, स्फीयर को अगर हम तार से कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्शन करने के बाद इसके चार्ज हो जाएंगे Q1 डैश और इसके चार्ज हो जाएंगे Q2 डैश, और ये Q2 डैश जो इसके पास चार्ज आया है इस बॉडी में, वो आया है बाई कंडक्टिंग वायर। और इस न्यूट्रल बॉडी का चार्ज होना ये कहलाता है चार्ज्ड बाई कंडक्शन। तो इस तरह से हम बॉडी को जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन के आधार पर एक दो सवाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है इंडक्शन का, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसका उपयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले आप एक बॉडी में कितने चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं इस बात को कैलकुलेट कीजिए। फाइंड द नेचर एंड स्ट्रेंथ of induced charge at the surfaces A and B of the body shown। ठीक है।
एक बॉडी दिया हुआ है, इस बॉडी के बारे में कहता है इफ बॉडी इज डाई इलेक्ट्रिक of constant dielectric having dielectric constant जनरली हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान है 5। कोई भी ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने वाला मटेरियल 5 है। जो पेपर होता है, गत्ता जिसमें हम लोग लिखते हैं, उसके भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आसपास 5 के रहता है। माइका का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी 5 के आसपास रहता है, 4-5 के आसपास। तो ये अगर माइका का या पेपर का अगर ये कोई बॉडी है ना, ये स्फीयर है, तो इसमें कितने चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। और दूसरा, इफ बॉडी इज कंडक्टर, अगर ये बॉडी क्या है, कंडक्टर है या मेटल का बना हुआ है, तब इस केस में इसमें कितने चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। आपको दिया हुआ है कि ये जो बॉडी है, जिसके सतह हैं A और यहाँ B, और इसके बगल में काफ़ी करीब इसके सतह पर चार्ज जो है वो दिए हुए हैं, और इसके पास चार्ज एम्पियर है 50 माइक्रोकूलम का। ये बॉडी है, ये शुरुआत में न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस न्यूट्रल बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो कितने चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, और अगर ये कंडक्टर है तो कितने चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, ये आपको निकालना है। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं। आपको हमने बताया था, याद होगा, कि ये अगर कोई बॉडी हो तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, और वो नॉन कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं, लेकिन इसमें भीतर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हम इसके बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रखते हैं, तो ये प्लस क्या करता है कि इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचता है। अगर ये कंडक्टर है तो आराम से खींच लेगा, और अगर ये कंडक्टर नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ खिंचाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जमावड़ा शुरू होगी खींचने की वजह से। और इस साइड उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने से यहाँ पर एपियर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स खिंचाएंगे, उसकी चार्ज की अमाउंट क्या होगी, यहाँ पर कितने अमाउंट में चार्ज पॉजिटिव एपियर होगा, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। इस चार्ज को जो यहाँ पर एपियर हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज, और इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये आप लास्ट वीडियो में रेफर कीजिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। और यहाँ पर ये माइनस और ये है प्लस इंड्यूस्ड चार्ज। इस इंड्यूस्ड चार्ज को निकालने का हमने फॉर्मूला दे दिया था, और याद रखिएगा सारे फॉर्मूला जितने भी हमने दिया है वो आगे चल के प्रूव्ड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब होता है इंड्यूसिंग चार्ज जो Q है 1 - 1/K। बस हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका अभी हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ये मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर ये प्लस भी है तो यहाँ हम प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस भी है तो यहाँ हम प्लस ही लेंगे, ठीक है। मान कितने हैं इसके मान है, देखो दिया हुआ है 50। अब अगर हम इस सवाल को, पहला सवाल को लेते हैं 1 नंबर, जिसमें K का मान कितना है, 5 है, ये पहला सवाल है। तो इस केस में जो इंड्यूस चार्ज का मान होगा वो हो जाएगा 50 1 - 1/4, 1/5, ये 5।
कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4/5 से कट जाएगा 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये इंड्यूस चार्ज का मान हो गया। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ज एट ए जो सरफेस है यहाँ पर, इसके पास चार्ज होगा माइनस क्यू इंड्यूस्ड, मतलब -40 माइक्रो कूलम। और चार्ज एट सरफेस बी, ये जो सरफेस बी है यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस क्यू इंड्यूस्ड, और क्यू इंड्यूस्ड का मान है 40 माइक्रो कूलम। लेकिन अगर यही दूसरा सवाल में लेते हैं कि अगर ये बॉडी कंडक्टर होता तो क्या होता। तो अगर ये बॉडी कंडक्टर होगा तो K का मान हो जाएगा इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कंडक्टर में K के मान हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी। तो रख दीजिए, Q इंड्यूस्ड का मान देखिए कितना आएगा, 50, 1 - 1 बाई इन्फिनिटी। इस फॉर्मूला में आप मान ला के रख दीजिए, K की जगह इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होते हैं, 0, और 1 - 0 1, और इसके मान आ जाएंगे 50 माइक्रो कूलम। तो अगर ये बॉडी कंडक्टर है तो ए सरफेस पर चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, चार्ज एट ए सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा -50 माइक्रो कूलम, और बी पर इंड्यूस्ड होगा +50 माइक्रो कूलम। और यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि कंडक्टर के केस में जितने अमाउंट में इंड्यूसिंग चार्ज हैं उतना ही के बराबर का बगल में चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और अगर कंडक्टर न हो के कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो ऐसे मटेरियल में इंड्यूस चार्ज का मान इंड्यूसिंग चार्ज की मात्रा से कम होगा। लेकिन कभी भी इंड्यूस चार्ज का मान इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये रिजल्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा, और कई सवाल में हम लोग इस बात को उपयोग भी करते रहेंगे। ठीक है, अब हम अभी देखें, हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कंडक्टर की बात ही कर लेते हैं। नोट कीजिएगा इस बात को। कि कंडक्टर के केस में हमने ये देखा कि जितने इंड्यूसिंग अमाउंट में चार्ज है उसके बगल में उतना ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अगर ये कंडक्टर है और इसके बगल में हमने यहाँ पर +50 माइक्रो कूलम का चार्ज लाके रखा है यहाँ पर, तो इसके नियर बाई सरफेस पर जो चार्ज आया था वो आया था -50 माइक्रो कूलम, यहाँ पे -50 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज आया वो आया प्लस, यहाँ पे आया +50 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ, बशर्ते कि वो क्या हो, कंडक्टर हो। क्या ये बॉडी चार्ज हो गया? तो आपका जवाब होगा नहीं, अभी भी ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल ही है। इस बॉडी को अगर तुम गौर से देखो तो ये बॉडी अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल ही है। बस चार्ज के पोलराइजेशन हो गए हैं, कुछ चार्ज यहाँ पर और कुछ चार्ज यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, लेकिन बॉडी अभी चार्ज्ड नहीं हुआ है। अगर हमें इसे चार्ज करना है तो क्या करते हैं कि इस साइड से हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये सिंबल है अर्थिंग का, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ जो भी अर्थिंग पॉइंट है इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो धरती जिस भी पॉइंट से कनेक्ट ही होगा उसके भी पोटेंशियल 0 होना होगा, और इसका पोटेंशियल 0 तभी होगा जब यहाँ के सारे चार्ज जो है वो साफ हो जाए।
अगर यहाँ पर जरा भी चार्ज अपीयर रहेगा तो ये इसका पोटेंशियल जीरो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जितने भी पॉजिटिव प्लस 50 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं वो इस रास्ते से चलते हुए अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है, तो हायर से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए सारे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे अर्थ में। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको इस इंड्यूसिंग चार्ज है इसको बरकरार रखना पड़ेगा इस बॉडी के बगल में, ताकि ये -50 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, खींच कर रखे। नहीं तो क्या होगा, ये पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। अगर आप इसको हटाइएगा तो ये भी सरफेस पर फैल जाएगा, और जो भी यहां पर आता रहेगा वो अपनी तरफ खींचता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये यहीं पर रहेगा और इधर से हम इसको अर्थ कर देंगे, तो यहाँ पर जो 50+ माइक्रोकूलम के चार्ज हैं वो अर्थ में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद इस अर्थिंग कनेक्शन को आप तोड़ दीजिए। ये चार्ज को अभी रहने दीजिएगा। धरती के कनेक्शन तोड़ने से पहले इस चार्ज को यहाँ से मत हटाइएगा। और यहाँ वाले सारे चार्ज तो चले गए हैं अर्थ में, और इसके पास चार्ज यहाँ पर है -50 माइक्रोकूलम, और यहाँ वाले सारे चार्ज तो चले गए हैं अर्थ में। अब क्या होगा, अब आप इस बॉडी को यहाँ से हटा लीजिए। पहले हमने रिमूव किया, अर्थिंग रिमूव, और अब उसके बाद हम इंड्यूसिंग चार्ज रिमूव करेंगे। इंड्यूसिंग चार्ज रिमूव्ड। तब इस केस में क्या होगा, तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सभी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये सभी एक दूसरे से दूर इस तरह से फैल जाएंगे। इस तरह से पूरे सरफेस पर ये फैल जाएंगे। और इस बॉडी में कितना चार्ज होगा, इस बॉडी में होगा -50 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये बॉडी अब हो जाएगा चार्ज्ड बाई इंडक्शन। इस प्रक्रिया में हम, क्योंकि यहाँ जो चार्ज दिख रहा है वो इंड्यूस्ड चार्ज है, जो चार्ज दिख रहा है वो इंड्यूस्ड चार्ज है। तो इस तरह से हमने सारी बातें पहले भी बताई थी इसके पहले वाला वीडियो में, आप इसको रेफ़र कीजिएगा तो ये बातें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं। अब अगर हम आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं कि क्या एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स लगा सकता है कि नहीं? लेट मी डिस्कस। कैन ए चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, exerts a force on a neutral body? न्यूट्रल बॉडी पर, चलो हम न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि इस केस में हम इंड्यूस चार्ज को बहुत आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा कोई बॉडी होगा तो उसके मान निकालने पड़ेंगे के अकॉर्डिंगली। तो हम कंडक्टर लेकर के चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक साइड न्यूट्रल बॉडी है और एक साइड आपके कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, और आपस में इनके फोर्स लगेंगे नहीं।
प्रश्न है कि क्या एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स लगा सकता है या नहीं। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि एक चार्ज पे फोर्स लगाता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज पे फोर्स लगाता है। यहाँ पर बात हो रही है चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच फोर्स की। तो आपका जवाब होना चाहिए यस, एक चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स लगाता है। और हमेशा चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का लगता है, रिपल्शन का नहीं लगता है। आइए हम इस बात को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला तो सवाल होगा यस, और ये कैसे होगा और कैसा फोर्स लगेगा, इस बात को देखते हैं। मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है। हम इसके बगल में एक कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रख देते हैं, क्या होगा? तो अगर हम इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज ला के रख देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, इंड्यूस करेगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। और इसकी मात्रा, चूंकि ये कंडक्टर हमने लिया है तो इसका मान इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा -q और यहाँ पर होगा +q। अब इनके बीच फोर्स देखो, ये दोनों के बीच अच्छा खासा सेपरेशन है, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी है, अच्छा खासा सेपरेशन है। इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी तो देखें तो ये दूरी ये रहा, और इस चार्ज का इससे दूरी देखें तो ये रहा। तो क्या दोनों के बीच की दूरी समान है? तो नहीं, दूरी कम होने से फोर्स ज़्यादा होता है। आगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस करेंगे बड़ा डिटेल से। और दूरी कम होने से फोर्स ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होने से फोर्स कम होता है। तो यहाँ पर इस चार्ज की दूरी, इस चार्ज की इससे जो दूरी है वो कम है, तो इसके जो अट्रैक्शन के फोर्स लगेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स हुआ F1। और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज जो रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, इसको बोले F2। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F1 जो होगा वो F2 से बड़ा होगा। ये जो F1 होगा F2 से बड़ा होगा, और एक नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में तैयार होंगे। और ये नेट फोर्स कैसा होगा? तो ये नेट फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। और ये कारण क्या बनेगा अट्रैक्शन का? ये कारण बनेगा इंडक्शन। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी को तो अट्रैक्ट किया, लेकिन क्या अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो क्या उसको वो रिपेल करता? नहीं। देखिए ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो दूर ढकेलेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इस जगह पर चार्ज अपीयर होगा +q, और यहाँ पर अपीयर होगा -q। फोर्स लगेंगे, चूँकि ये चार्ज इससे नज़दीक है तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज इससे दूर है तो ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा। और चूंकि दूर होने से ये फोर्स कमज़ोर होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ भी F1 विल बी ग्रेटर देन F2, और नेट फोर्स इधर बनेंगे। और ये नेट फोर्स अभी भी क्या होगा? तो अट्रैक्टिव होगा। तो एक चार्ज न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। और यही बातें हमने आपको बताई थी जब हम चार्ज का टेस्टिंग कर रहे थे कि टेस्ट ऑफ चार्जिंग कैन बी डन नॉट बाय अट्रैक्शन, कैन बी डन बाय रिपल्शन। और वो जो वीडियो हमने बनाया था आप उसको थोड़ा रेफ़र करेंगे तो आपको ये बातें और डिटेल से पता चल जाएंगी।
ठीक है। अब एक प्रश्न लेते हैं कि क्या दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। लिखते हैं, जरा आप सोचिए, हम तब तक सवाल लिखते हैं। कैन टू सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज attract each other? क्या जवाब बोलेगा? इसको हम हटाते हैं। तो आपका जवाब होगा यस, लेकिन इसमें शर्त होगा। शर्त पहला तो इंडक्शन वाली प्रक्रिया हो, उसके लिए जो चार्जेस हैं वो काफ़ी करीब होनी चाहिए कि अपना प्रभाव दे सके। बहुत दूर होगा तो इंडक्शन के प्रभाव नहीं आएंगे, है ना। तो वो चार्ज करीब होना चाहिए, माने दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के करीब होनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों बॉडीज़ के चार्जेस में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह के चार्ज बॉडी का आपस में अट्रैक्शन पॉसिबल है ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। तो सवाल होगा यस, आंसर होगा इसका यस, और इसके कंडीशन जो है, पहला कंडीशन, द charge of one body should be very larger than another body। एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी से काफ़ी लार्ज होना चाहिए, एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि द बॉडीज़, ये तो इंडक्शन की कंडीशन है, द बॉडीज मस्ट बी केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये हम क्यों लिखते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर? ताकि इंडक्शन हो सके, फॉर इंडक्शन। ठीक है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया। मान लेते हैं कि दो बॉडी हैं, हम सिमिलर साइज का ले लेते हैं, इसको हम सिमिलर साइज का ले लेते हैं, और चार्जेस जो हैं, और हमने दूर दिखाया है, लेकिन आप समझिए कि ये दे आर वेरी क्लोज। समझने के लिए, घटनाओं को समझने के लिए हमने थोड़ा दूर बनाया है, लेकिन है ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब। मान लेते हैं कि इसके पास कुछ चार्ज हैं Q1 और इसके पास है चार्ज Q2, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, इसी Q1 का कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पर होंगे और यहाँ पर भी होंगे। ये जो चार्ज हैं, ये जो चार्ज हैं, इसी Q1 का ही कुछ पार्ट है। हालांकि पूरे बॉडी में चार्ज है, यहाँ 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 जितने भी बॉडी में चार्ज हैं सबको जोड़ेंगे तो ये Q1 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर के चार्ज को कंसंट्रेट किया है कि इस और यहाँ पर के चार्ज की मात्रा क्या है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर का चार्ज एक न्यूमेरिकली इसका मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम, और इसका भी हम 1 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। यहाँ पर भी इसके चार्ज होंगे, तो यहाँ पर के चार्ज हम मान लेते हैं प्लस प्लस, चूँकि ये ज़्यादा हम मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी प्लस। तो ये जो चार्ज हुए, ये चार्ज
बहुत बहुत ज़्यादा है, ये Q2 बहुत बहुत ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर भी नेचुरल सी बात होगी कि यहाँ पर भी चार्ज जो होंगे, जो चार्ज के स्ट्रेंथ होंगे यहाँ पर ज़्यादा होंगे। मान लेते हैं इसका मान है 20 माइक्रोकूलम और इसका भी 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखिए घटनाएं क्या होती हैं जब इस तरह की बातें हम तैयार कर लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। ये चार्ज जो बगल में है एक दूसरे के, अपने नियर बाई सतह पर चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये चार्ज यहाँ इंड्यूस करेगा, और ये भी अपने नियर बाई सतह पर चार्ज इंड्यूस करेगा। ये बातें होंगी। इससे रिजल्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, -1 माइक्रोकूलम। इंडक्शन से ये +1 है तो अपने नियर बाई सतह पर -1 माइक्रोकूलम चार्ज इंड्यूस करेगा, और यहाँ पर एक प्लस माइक्रोकूलम का चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर ये +1 माइक्रोकूलम है तो अपने नियर बाई सतह पर माइनस और फार्दर सतह पर प्लस चार्ज इंड्यूस करेगा। इधर में देखिए क्या होगा, तो ये +20 माइक्रोकूलम जो चार्ज, ये दोनों प्लस है, +20, ये +20 यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम का चार्ज इंड्यूस करेगा, और यहाँ पर करेगा +20 माइक्रोकूलम का चार्ज इंड्यूस्ड। इस इंडक्शन की प्रक्रिया से के फलस्वरूप घटना ये होगा कि इस जगह पर, इस सतह पर जो चार्ज टोटल हो जाएंगे वो -19 माइक्रोकूलम होंगे, क्योंकि -20 और +1, और इसके फलस्वरूप यहाँ क्या अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, तो +20 -1 +19 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हो जाएंगे 21 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हो जाएंगे 21 माइक्रोकूलम। जो पहले हमें लग रहे थे यहाँ पर कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर अब लाइक चार्जेस नहीं रह गए हैं। यहाँ पर -19 है और यहाँ पर +19 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये चूंकि दूरियां काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसके अट्रैक्शन से इसके रिपल्सन की जो मात्रा होगी कमज़ोर होगी। दूरी ज़्यादा होने से फोर्स कम हो जाता है। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों रिपेल करेंगे ज़रूर, लेकिन रिपेलिंग जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो अट्रैक्शन के फोर्स से कमज़ोर होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स आपस में काफ़ी नज़दीक चार्ज के बीच लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे कि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच, -19 और +19 के जो बीच फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। रिपल्सिव फोर्स लगेंगे ज़रूर, लेकिन रिपल्सिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। रिपल्सिव, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये चार्ज 20 माइक्रोकूलम यहाँ से इसमें नहीं घुस गया है, ये वहीं है, बस वहाँ से अपना प्रभाव दिया है, वहाँ से ये अपना प्रभाव दिया है। ये +1 माइक्रोकूलम इसमें नहीं घुस गया है, यहाँ से ये अपना प्रभाव दिया है। कौन सा प्रभाव, इंडक्शन का। और यही प्रक्रिया की वजह से सिमिलर चार्जेस भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। शर्त याद रखिएगा कि वो बॉडी लार्जर हो और एक दूसरे के काफ़ी करीब हो, है ना। और दूसरा है कि एक बॉडी में चार्ज जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है वो बड़ा होना चाहिए। एक में चार्ज काफ़ी कम, दूसरे में चार्ज ज़्यादा हो, तब ये घटना जो है वो रियलाइज्ड बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये था कुछ बेसिक सवाल जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल लेते हैं, कहता है कि एक ये कंडक्टिंग रॉड है, ये जो रॉड है वो कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग है।
इससे एक हम कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी वायर कंडक्टिंग है। और यहाँ पे हम दो गोल्ड लीव्स हैं, ये है ना, सोना का पत्ता बहुत हल्का झुला दिए हैं, बहुत ही यहाँ जस्ट लटका हुआ है। इस तरह से हल्का सा भी बहाव आएगा हवा का या किसी भी तरह इंटरेक्शन होगा तो वो हिल जाएगा। तो इस तरह से ये गोल्ड लीव्स जो है वो लटके हुए हैं, जो गोल्ड लीव्स जो हैं वो यूं लटके हुए हैं इस तरह से। और ये भी कंडक्टर है, ये भी जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये कंडक्टर है। और ये जो आपका डिस्क दिख रहा है ये भी कंडक्टिंग डिस्क है। और हम यहाँ पे इस एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख देते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख देते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि इन दी अरेंजमेंट शोन, जो आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है, अरेंजमेंट शोन, और इसके पास मान लिया जाए एक चार्ज है प्लस क्यू। पूछता है फाइंड द चार्जेस एट, हम यहाँ एंड ए, इसको हम बी, इसको हम सी, और ये है लिप्स, एट ए बी सी और चौथा है लिप्स। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, और ये लिप्स में कितना चार्ज होगा, ये बतानी है। दैट इज ए सिंपल क्वेश्चन। सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ चुका है, आप दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। क्या कह सकते हैं? देखिए, ये प्लस क्यू क्या करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर रॉड है, तो ये अपने नियर बाई सतह में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। कंडक्टर है, अगर नॉन कंडक्टर होता तो फिर वो फॉर्मूला से निकालते Q इंटू 1 माइनस 1/k। क्योंकि ये कंडक्टर है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके डायरेक्ट हम इसको लिख दिए हैं। और अगर ये रॉड, अगर ये कनेक्ट नहीं होता, ये अगर नहीं कनेक्ट होता तो क्या होता है? तब इस केस में यहां पर प्लस क्यू चार्ज अपियर होता। लेकिन ये कनेक्ट है, तो कनेक्ट होने से क्या होगा? तो कनेक्ट होने से ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ नहीं रहेगा, वो इस तार के फ्लो, इस तार के माध्यम से फ्लो होकर के वो यहाँ आ जाएगा सी पर। और अगर ये सी इस तार से कनेक्ट नहीं होता तो ये सारे चार्ज जो प्लस क्यू हैं वो यहाँ आकर के स्टोर होते सी पर। लेकिन सी भी तो कनेक्ट है, तो सी भी कनेक्ट है, तो फिर ये प्लस क्यू चार्ज अब सी पर भी स्टोर नहीं होगा, वो इस तार के माध्यम से चलते हुए लिप्स में आएगा। और लिप्स में आने पर दोनों लिप्स में वो इक्वली फैल जाएगा। अगर लिप्स के दोनों साइज सिमिलर हों, दोनों लिप्स में इक्वली फैल जाएगा। और ये दोनों लिप्स में इक्वली फैल जाने से ये दोनों लिप्स जो हैं एक दूसरे को डाइवर्ज कर देंगे और ये लिप्स ऐसे फैल जाएगा। तो ये चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू तो यहाँ ना रह पाया, ना सी पर रह पाया, वो चला गया है लिप्स में। तो इसके टोटल चार्ज हो जाएंगे क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। ए पर कितना चार्ज हुआ तो माइनस क्यू, बी पर कितना चार्ज हुआ कुछ नहीं, बी पर के तो सारे चार्ज इधर चले गए। सी पर भी कितना चार्ज हुआ कुछ नहीं, और लिप्स में चार्ज हो गया प्लस क्यू। ये समझिएगा।
तो ये चार्ज यहाँ नहीं रहेंगे, ये चार्ज यहाँ से सी और सी से फिर फ्लो होते हुए लिप्स में आ जाएंगे। तो ये बातें होंगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, इसको हम हटाते हैं। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। सवाल है कि ये दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, और एक इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे, दोनों अपने अपने इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये सभी इंसुलेटिंग है। और ये दोनों जो स्फीयर यहाँ दिख रहे हैं वो कंडक्टर हैं, ये दोनों स्फीयर्स कंडक्टर हैं। और ये दोनों जो स्टैंड्स दिख रहे हैं और साथ में ये जो नीचे में बेस दिख रहा है, ये सभी जो है वो इंसुलेटर हैं। मतलब कहने का कि जो भी चार्ज इसमें आएगा वो इस रॉड के या स्टैंड के थ्रू वो फ्लो नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ इंसुलेटर। हम इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखते हैं। चलो हम यहाँ नेगेटिव चार्ज, बहुत जगह हम पॉजिटिव चार्ज ला के रखे हैं, हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ला के रखते हैं, -Q। ये स्फीयर है A और ये स्फीयर है B। The arrangement of bodies as shown। दोनों जो स्फीयर हैं वो न्यूट्रल हैं। ये जो दोनों स्फीयर हैं वो शुरुआत में न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्जेस हम एक्स्ट्रा बाहर से नहीं दे रखे हैं, न्यूट्रल है। ये हम अरेंजमेंट को शो किए हुए हैं। प्रश्न है, फाइंड एंड शो द चार्जेस ऑन A and B if spheres A and B are first separated and then the inducing charge is removed। मतलब कि पहले हम इस दोनों स्फीयर को अलग करते हैं और उसके बाद हम इसको इंड्यूसिंग जो चार्ज है यहाँ पर उसको हम यहाँ से हटाते हैं। पहले हम इन दोनों को फ़र्क करेंगे और तब पहले हम जब इसको फ़र्क करेंगे तब तक ये यहाँ रहेगा, जब हम इसको फ़र्क करेंगे तब ये यहाँ रहेगा, और जब हम इसको फ़र्क कर लेंगे, दूर कर लेंगे, तब इसके बाद हम इसको यहाँ से हटाएंगे। ज़रा सोचिए क्या घटना होनी चाहिए, और दिमाग लगाइए। हम इस बात को यहाँ दिखाते हैं। पहली बात कि यहाँ पर जो ये दोनों स्फीयर आपस में जब सटे हुए हैं, और ये सभी तो इंसुलेटर हैं, इसका तो कोई हमें टेंशन लेना नहीं है कि इसके रास्ते चार्ज इधर चला जाए। अगर हम इसके बगल में कोई चार्ज को माइनस के रूप में ला के रखे हैं तो क्या होगा, ज़रा बोलिए क्या होगा। तो यहाँ पर अगर माइनस रखेंगे तो इस केस में इस जगह पर प्लस चार्ज और यहाँ फार्दर एंड में माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। याद रखिएगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि सटा हुआ है, इसके पहले वाला सवाल में दिखाए थे। तो यहाँ पर एक प्लस और यहाँ पर एक माइनस, और इतना ही मात्रा का -Q और यहाँ पर +Q, इतना ही मात्रा का चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है।
अब ये है A, ये है B। अब जब हम इन दोनों को फर्क करेंगे, ये दोनों को जब हम थोड़ा सा फर्क करेंगे तब क्या होगा? तो फर्क करने के बाद ये स्टैंड्स हैं, उसके स्टैंड हैं, ये तो इंड्यूसिंग चार्ज तो अपनी जगह पर ही है, ये तो इंड्यूसिंग चार्ज तो अपने ही जगह पर है, माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू क्या करे रहेगा कि इसके प्लस को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। और यहां पर ये जो माइनस है, ये माइनस इसको दूर ढकेल के रखेगा। अभी जस्ट उसको हमने सेपरेट किया है, जस्ट सेपरेट किया है, ठीक है, जस्ट सेपरेट किया है। और फिर जब हम इसको यहाँ से फर्दर हटा लेंगे, तो जब यहाँ से इसको फर्दर हटा लेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसके पूरे सतह पर, और ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, और इसको हम काफ़ी दूर कर लेंगे, ये पूरे सतह पर फैल जाएंगे। ये प्लस और ये माइनस फैल जाएंगे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू होगा। हालांकि थोड़ा सा जब ये हटेगा तो चार्ज में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएशन आएंगे, क्योंकि आपस में जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर होगा, तो ये थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के फ़र्क आएंगे। तो ये हैं कुछ बेसिक सवाल चार्ज के आधार पर जो हमने प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पढ़ा था, बाई फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। आशा है कि ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पर हमने जो कुछ सवाल बताया है ये आप समझ गए होंगे, और नहीं समझें तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को आप रिवाइंड कर करके इसको देखिए। अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगी और हम लोग अपने स्पीड में बढ़ते चलेंगे, स्टडी, है ना। और अगले क्लास में हम कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, इसी तरह से फॉलो करेंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।